एक स्पेसक्राफ्ट पर एक मशीन एक स्लीपिंग यूनिट को खोलती है ताकि रायलैंड को उसकी मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा वाली नींद से जगाया जा सके। शिप की एआई मैरी उससे कुछ सवाल पूछती है ताकि उसके दिमाग की हालत चेक कर सके, लेकिन पता चलता है कि रायलैंड की याददाश्त जा चुकी है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो टेबल से उतरता है और रोबोटिक आर्म से जान छुड़ाकर भागता है और पूरे शिप में बाकी लोगों को ढूंढने निकल पड़ता है। जब उसे आखिरकार एक बंदा मिलता है तो वो ये देखकर डर जाता है कि वो मर चुका है। रायलैंड शिप में इधर उधर भटकता रहता है और सोचता है कि वो है कहाँ। बिलाखिर उसे एक खिड़की मिलती है और तब उसे समझ आता है कि वो स्पेस में है। उसे ये भी एहसास होता है कि वो मुख्तलिफ मशीन्स को पहचान रहा है, जिसका मतलब है कि वो कोई साइंटिस्ट होता है। अगले कमरे में उसे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स मिलती हैं जिन पर ज़मीन की खूबसूरत जगहों की क्लिप्स चल रही होती हैं। जब वो साफ कपड़े पहन लेता है तो मैरी उसे रोज़ाना की डायरी फिल्म करने का कहती है, लेकिन वो कैप्टन से मिलने की जिद करता है। फिर मैरी को बताना पड़ता है कि पूरे क्रू में से सिर्फ वही एक जिंदा बचा है। वो मैरी को वापस ले जाने का कहता है, लेकिन वो इस कमांड को नहीं पहचानती। एक स्क्रीन पर देखते हुए रायलैंड को सूरज नजर आता है और उसे लगता है कि वो अभी भी सोलर सिस्टम में ही है, इसीलिए वो ज़मीन पर मैसेज भेजना चाहता है। मगर मैरी बताती है कि इस मैसेज को पहुंचने में तकरीबन 12 साल लग जाएंगे। बेहद परेशान रायलैंड जब मैप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी और सूरज को देख रहा है। बाद में वो फ्यूल चेक करता है तो देखता है कि वो कम हो रहा है। स्क्रीन पर दी गई सारी मालूमात इस्तेमाल करके वो हिसाब लगाता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो ज़मीन से 113.8 लाइट ईयर्स दूर है। अचानक उसके सर में दर्द होता है और उसे कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होता था और हमेशा आर्क लाइट प्रोब की खबरों से बाखबर रहता था, जो पेट्रोवाल लाइन नाम की किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इस प्रोब की तस्वीरों से पता चला था कि सूरज की रोशनी कम हो रही है। रायलैंड एक मिडिल स्कूल टीचर के तौर पर काम करता था, तो उसके स्टूडेंट्स इस खबर के बारे में बहुत सवाल पूछते थे। वो समझता है कि पेट्रोवाल लाइन सूरज से वीनस तक एक इंफ्रारेड लाइन है जो धीरे धीरे सूरज को ठंडा कर रही है। अगले 30 सालों में ज़मीन ठंडी होना शुरू हो जाएगी। बच्चे डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि इससे दुनिया की सारी लाइफ ख़त्म हो सकती है, लेकिन रायलैंड उन्हें यकीन दिलाता है कि बड़े बड़े दिमाग इसका हल निकालने में लगे हुए हैं। मौजूदा वक्त में रायलैंड अपनी दाढ़ी शेव करता है और सप्लाइज चेक करते हुए उसे थोड़ी वोडका मिल जाती है, तो वो पीकर नशा करता है और कुछ खाता पीता है। जब वो क्रू का सामान देखता है तो उसे याद आता है कि वो उनका दोस्त था। वो उनके कुछ कपड़ों से एक डॉल बनाता है और उसके साथ डांस करता है ताकि उसे तन्हाई का एहसास ना हो। एक व्हाइट बोर्ड पर वो नोट्स लिखना शुरू करता है ताकि पता लगा सके कि वो कौन है, और जल्द ही उसे एक और याद आती है। एक दिन क्लास के बाद प्रोवा टीम की हेड ईवा उसके पास आती है। उसने रायलैंड का वो पेपर पढ़ा होता है जिसमें उसने कहा था कि जिंदगी के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती, और वो उससे मदद मांगने आई होती है। रायलैंड उसे याद दिलाता है कि उसे उसकी लिखी हुई बातों की वजह से ही नौकरी से निकाला गया था, मगर ईवा को पता होता है कि उसे असल में इसीलिए निकाला गया था क्योंकि उसने अपने सुपीरियर की बेइज्जती की थी, और तब से कोई उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था। रायलैंड उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा उसके पीछे आती है और बताती है कि प्रोब ने जो सैंपल्स लिए थे वो सूरज की सतह पर जिंदा रहे थे, इसीलिए उसकी पानी वाली थियरी सही हो सकती है। जब ये कन्फर्म हो जाता है कि सूरज वाकई मर रहा है तो रायलैंड उनके साथ जाने पर राजी हो जाता है। एक लैब में रायलैंड उन सैंपल्स पर टेस्ट करता है जबकि बड़े बड़े मुल्कों के लीडर्स देख रहे होते हैं। सैंपल्स हरकत कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो जिंदा है, और वो इतने काले थे कि उनके अंदर देखना नामुमकिन था। रायलैंड मुख्तलिफ तरीके आजमाता रहता है जब तक कि वो उन्हें हल्का करने में कामयाब नहीं हो जाता, और वो कंफर्म करता है कि वो छोटे एलियन सेल्स हैं। इस टेस्ट से वो सेल मर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये था कि वो पता लगा सकता है कि वो किस चीज़ से बना है। मजीद टेस्ट के बाद उसे पता चलता है कि ये सेल्स ज़्यादातर पानी से बने हैं, जिस पर वो गुस्से में चीज़ें इधर उधर फेंकता है, क्योंकि इसका मतलब था कि उसकी थियरी गलत थी। वो सेल्स हरकत करते वक्त बहुत ज़्यादा इंफ्रारेड लाइट छोड़ते थे और उनकी वेव्स पेट्रोवेल लाइन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती थीं। वो सोलर एनर्जी खाते थे और मूव करने के लिए उसे निकालते थे। बाद में ईवा रायलैंड को घर जाने का कहती है क्योंकि उसने दूसरे साइंटिस्ट्स को बुला लिया होता है, मगर अब रायलैंड इस काम में डूब चुका होता है और वो जिद करता है कि वो दुनिया की मदद करना चाहता है, तो ईवा उसे मज़ीद टेस्टिंग के लिए 3 सेल्स रखने की इजाज़त दे देती है। रायलैंड सोचता है कि ये सेल्स वीनस क्यों गए और मर्क्यूरी को क्यों छोड़ दिया। एक टेस्ट का आइडिया आने पर वो हार्डवेयर स्टोर जाता है और बहुत सा सामान खरीदता है। एक बड़े बॉक्स के अंदर वो एक छोटा बॉक्स रखता है जो बिल्कुल वीनस के एटमॉस्फेयर जैसी इंफ्रारेड लाइट निकालेगा। अगर सेल्स उसकी तरफ गए तो इसका मतलब होगा कि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए।
बॉक्स बंद करने के बाद रायलैंड लाइट ऑन करता है और सेल्स फौरन प्लेट से गायब हो जाते हैं। इससे थियरी कंफर्म हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उसके तीनों सेल्स बॉक्स में आज़ाद घूम रहे हैं। अगर वो बॉक्स खोलते तो वो रोशनी की तलाश में बाहर निकल जाते। कुछ गार्ड्स की मदद से रायलैंड खुद को और बॉक्स को लैब में लॉक कर लेता है। फिर लाइट्स बंद कर दी जाती हैं और रायलैंड दोबारा बॉक्स खोलता है। उनकी चमक की वजह से उसे असली 3 सेल्स मिल जाते हैं, मगर उसे झटका लगता है जब वहाँ एक चौथा सेल भी मिलता है। इसका मतलब था कि सेल्स को बच्चे पैदा करने के लिए धूप और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चाहिए थे, इसीलिए वो वीनस गए थे। उन्हें वापस डिश में रखने के बाद लाइट्स ऑन होती हैं और रायलैंड ईवा को कॉल करके ये बड़ी खबर सुनाता है। इसके बाद मिलिट्री रायलैंड को एक जेट में लेने आती है और वो जेट की रफ्तार से इतना डर जाता है कि उसे नींद की गोली लेनी पड़ती है। बाद में उसकी आंख एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर खुलती है और जेट से उतरते ही उसे उल्टी हो जाती है। ईव उसे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स और लीडर्स की टीम से मिलवाती है। अगरचे वो हर सवाल का जवाब नहीं दे पाता, मगर टीम कंफर्म करती है कि उन्होंने रायलैंड का एक्सपेरिमेंट दोबारा किया और रिजल्ट्स बिल्कुल वही निकले थे। वो इस नए जानदार का नाम एस्ट्रोफेज रखते हैं और उनका इरादा इसके 2 मिलियन किलो बनाने का होता है। रायलैंड को समझ नहीं आता कि उन्हें इतनी बड़ी मिकदार क्यों चाहिए, तो ईव उसे प्रोजेक्ट हेल मैरी के सारे राज बता देती है। पता चलता है कि सिर्फ हमारा सूरज ही नहीं मर रहा, बल्कि पूरी कायनात में यही हो रहा है। अब तक सिर्फ एक सितारा बचा है जिसे ये बीमारी नहीं लगी, और वो है टाउ सेटी, जो ज़मीन से 11.9 लाइट ईयर्स दूर है। उन्हें नहीं मालूम कि टाउ सेटी क्यों बचा हुआ है, इसलिए प्लान ये होता है कि वहाँ एक स्पेसक्राफ्ट भेजी जाए और वजह मालूम की जाए। इतने लंबे सफ़र के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है, और अगर वो 2 मिलियन किलो एस्ट्रोफेज बना ले तो वो फ्यूल का काम कर सकता है। रायलैंड कहता है कि इतना ज़्यादा एस्ट्रोफेज तो पूरे कैलिफोर्निया को उड़ा सकता है, तो ईव समझाती है कि इसीलिए वो समुंदर के बीच एक शिप पर काम कर रहे हैं। ये सारा फ्यूल फिर भी सिर्फ एक तरफा सफ़र यानी 1 वे ट्रिप के लिए काफ़ी होता, यानी रिजल्ट्स प्रोब्स के ज़रिए ज़मीन पर वापस भेजे जाएंगे और एस्ट्रोनॉट स्पेस में ही मर जाएंगे। उन्हें सफ़र के ज़्यादातर हिस्से में कोमा में रहना होता है और सिर्फ 3 लोगों की ज़रूरत होती है, एक पायलट, एक इंजीनियर और एक साइंटिस्ट। इस प्लान के कामयाब होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए इसका नाम हेल मैरी रखा जाता है। ये सारी यादें वापस आने के बाद रायलैंड अपने बाल काटकर तैयार होता है और ढंग के कपड़े पहनता है। वो अपने मरे हुए साथियों को देखता है और उनके लिए दुख करता है। बॉडी साफ करने के बाद वो उनकी तस्वीरों को उनकी पॉकेट्स में रखता है और उनकी कुर्बानी का शुक्रिया अदा करने के लिए एक छोटी सी स्पीच देता है। रोते हुए रायलैंड उनसे वादा करता है कि वो मिशन पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। फिर वो बॉडीज़ को स्पेस में भेज देता है। कुछ देर बाद मैरी उसे बताती है कि वो टाउ सेटी के करीब पहुंच रहे हैं, इसीलिए इंजन्स बंद कर दिए जाते हैं। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट टाउ सेटी के ऑर्बिट में दाखिल होता है, शिप की ग्रेविटी खत्म हो जाती है और रायलैंड इधर-उधर तैरने लगता है। जब वो खुद को रोकता है तो बाहर देखता है कि यहाँ भी एक प्रोवो लाइन बनी होती है, मगर फिर भी सूरज बिल्कुल ठीक होता है। उसे झटका लगता है जब वो पास ही एक और स्पेसक्राफ्ट उड़ती हुई देखता है। जब वो स्पेसक्राफ्ट बहुत करीब आती है तो रायलैंड भागकर पायलट की सीट पर बैठता है और अनारियों की तरह शिप चलाकर उससे दूर निकल जाता है, जब तक कि वो नजर आना बंद ना हो जाए। मगर वो दूसरी शिप फिर करीब आ जाती है। रायलैंड दूर भागता रहता है, लेकिन वो शिप उसका पीछा नहीं छोड़ती। बिलाखिर वो शिप हेल मैरी की तरफ एक चीज़ फेंकती है। रायलैंड डर जाता है कि कहीं ये बॉम्ब ना हो, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। वो चीज़ शिप से टकराकर दूर निकल जाती है। वो अनजान शिप अब एक और चीज़ थोड़ी कम रफ्तार से फेंकती है, तो रायलैंड डिसाइड करता है कि वो स्पेस वॉक करके उसे पकड़ेगा। सूट पहनकर और जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस पढ़कर रायलैंड बहुत अजीब तरीके से शिप से बाहर निकलता है। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद वो कूदकर उस चीज़ को सही वक्त पर पकड़ लेता है। शिप में वापस आकर वो उसे खोलने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं खुलता। स्कैन करने पर पता चलता है कि वो ज़ीनकुन गैस से बना है, जो बिल्कुल समझ से बाहर होता है। उसी वक्त उसे शिप के लिए बनाया गया सेंट्रीफ्यूज सिस्टम याद आता है, तो वो उसे चला देता है और शिप गोल गोल घूमने लगती है। कुछ सेकंड्स में शिप संभल जाती है और ग्रेविटी वापस आ जाती है। वो दोबारा उस चीज़ का स्कैन करता है, मगर अब भी जवाब ज़ीनॉन ही आता है। वो उसके ऊपरी हिस्से को घुमाता है और इस बार वो खुल जाता है, मगर मैरी उसे कमरे में किसी बाहर की चीज़ की मौजूदगी से वार्न करती है। रायलैंड जल्दी से उसे एक ग्लव बॉक्स में रखता है और उसमें से एक अजीब सा स्फीयर निकलता है जिस पर लाइंस बनी होती हैं। वो देखता है कि एक और ढक्कन है। उसे हटाने पर एक छोटा स्फीयर निकलता है जिसमें डंडानुमा रॉड्स होते हैं। वो उसके हाथ से उछलकर खुद खड़ा हो जाता है, तो रायलैंड उसे स्पेस के मैप से कंपेयर करता है। उसे समझ आता है कि वो एलियन उसे बता रहा है कि वो कहाँ से आया है, जो कि ज़मीन से भी ज़्यादा दूर होता है। रायलैंड रॉड्स की जगह बदलकर ज़मीन की लोकेशन सेट करता है और उसे वापस एलियन शिप की तरफ भेज देता है।
थोड़ी देर बाद एलियन एक नया ऑब्जेक्ट भेजता है जो एक टनल जैसा होता है। इशारा समझकर रायलैंड अपनी शिप उसके करीब ले जाता है। एलियन स्पेसक्राफ्ट मौके पर ही एक टनल बनाकर दोनों शिप्स को जोड़ देती है। रायलैंड सूट पहनकर एहतियात से टनल क्रॉस करता है और दूसरी शिप की खिड़की से अंदर देखता है। अचानक शीशे के पीछे कुछ हरकत होती है और रायलैंड इतना डर जाता है कि तैरते हुए पीछे टनल में गिरने लगता है, मगर वो सही वक्त पर दीवार पकड़ लेता है। फिर वो वापस खिड़की पर जाता है तो देखता है कि एक एलियन का हाथ हिल रहा है। वो एलियन उसे कुछ खिलौने दिखाता है जो उसने खुद बनाए होते हैं, जैसे एक छोटा रायलैंड और एक शिप का मॉडल। खिलौनों को हिलाकर एलियन रायलैंड को वापस अपनी शिप में जाने का कहता है। जैसे ही रायलैंड वापस जाता है, एलियन टनल अलग कर देता है और अपनी शिप को हेल मैरी की तरह घुमाने लगता है। फिर टनल दोबारा जोड़ी जाती है और जब रायलैंड दरवाज़ा खोलता है तो उसे शदीद प्रेशर महसूस होता है, मगर अब टनल में भी ग्रेविटी होती है। इस बार वो टनल क्रॉस करते हुए लाइट्स लगाता जाता है। जब वो खिड़की पर पहुंचता है तो एलियन को नूडल्स से बनाया हुआ उसकी शिप का मॉडल दिखाता है। एलियन इस बार करीब आता है और रायलैंड को पता चलता है कि वो एक चलता फिरता पत्थर जैसा लगता है। जब वो हाय बोलता है तो एलियन अपना मुंह खोलकर ऐसी डरावनी आवाज़ निकालता है कि रायलैंड चीख पड़ता है और हिफाजत के लिए अपना एक औजार हिलाने लगता है। एलियन डरकर पीछे हट जाता है तो रायलैंड अपने रिएक्शन की माफ़ी मांगता है। जब वो अपने हाथ या जिस्म हिलाता है तो एलियन उसकी नकल उतारता है। जल्द ही दोनों अजीबो-गरीब पोजेस बना रहे होते हैं। फिर एलियन खिड़की पर उंगली मारता है तो रायलैंड भी वैसा ही करता है। उसे ये समझने में थोड़ी देर लगती है कि एलियन उसके पीछे इशारा कर रहा है, क्योंकि उसने वहाँ एक और मैसेज छोड़ा होता है। रायलैंड उसे खोलता है तो उसमें एक अजीब सा कॉलर मिलता है। इशारों से एलियन उसे हेलमेट उतारने का कहता है, मगर रायलैंड मना कर देता है। लाइट्स खराब होना शुरू हो जाती हैं तो रायलैंड को वापस जाना पड़ता है, मगर वो रास्ते में रुक जाता है जब उसे समझ आता है कि वो कॉलर असल में 8 के 2 रिंग्स हैं जो ऑक्सीजन को जाहिर करते हैं। ऐसा लगता है कि एलियन उसे बता रहा है कि टनल में ऑक्सीजन है। पहले तो रायलैंड को लगता है कि ये खतरनाक है, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो हेलमेट उतार देता है और खुशी से कंफर्म करता है कि वो बिल्कुल सही सांस ले सकता है। बाद में शिप पर रायलैंड मैसेज में मिली पहली चीज़ का मुतालिया करता है और उसे एहसास होता है कि वो पेट्रोवॉल लाइन है। इसका मतलब है कि एलियन भी यहाँ इसी की वजह से आया है, क्योंकि उसके प्लैनेट का सूरज भी मर रहा है। रायलैंड वापस टनल में जाता है और कहता है कि उन्हें मिलकर काम करना चाहिए, मगर पहले बात करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये सोचकर कि मैथ हर जगह एक ही होता है, वो एलियन को एक मेजरिंग टेप दिखाता है। एलियन शिप की दीवार में एक दराज खोलता है और रायलैंड उसे टेप दे देता है, मगर एलियन सिर्फ उससे खेलता है। फिर वो उसे घड़ी दिखाता है, मगर एलियन कोई रिएक्शन नहीं देता। रायलैंड को एहसास होता है कि एलियन शिप के अंदर अंधेरा है और उस मखलूक का चेहरा भी नहीं है। वो अंदाज़ा लगाता है कि वो अंधा है और इको लोकेशन इस्तेमाल करता है। एलियन का नाम रॉकी रखने के बाद वो अपनी शिप वापस जाता है और घड़ी में थोड़ी तब्दीली करता है ताकि नंबर्स बाहर को उभर आएं। जब वो रॉकी को ये दिखाता है तो वो आखिरकार नंबर्स को देख लेता है और खुशी से डांस करता है। रायलैंड उसे थम्स अप करना सिखाता है, मगर उसके हाथ की बनावट ऐसी होती है कि वो सिर्फ थम्स डाउन ही कर पाता है। अचानक रॉकी गायब होता है और एक और अजीब चीज़ लेकर आता है जिसके हिस्सों पर निशान होते हैं जो घूमते हैं। रायलैंड समझ जाता है कि ये उनकी घड़ी है। कुछ देर बाद रायलैंड लैपटॉप और माइक लेकर टनल में आता है। वो हर नंबर की तरफ इशारा करता है और रॉकी से उनके नाम बुलवाकर रिकॉर्ड करता जाता है। घंटे गुजरते जाते हैं और रायलैंड रॉकी को मुख्तलिफ चीज़ें दिखाकर उसकी बातें रिकॉर्ड करता रहता है ताकि इस अजीब एलियन ज़बान का एक ट्रांसलेटर बना सके। वो अपने सारे टेस्ट्स भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि ये सब ज़मीन पर वापस भेज सकेगा। ये एलियन अपनी चीज़ें बनाने के लिए एक अनजान मटेरियल इस्तेमाल करता है जिसे रायलैंड ज़ेनानाइट का नाम देता है। एक दिन रायलैंड रॉकी को एस्ट्रोफेज दिखाता है। रॉकी उसे फ़ौरन पहचान लेता है और कहता है कि ये बहुत बुरा है, जिससे कन्फर्म हो जाता है कि वो दोनों यहाँ एक ही मकसद के लिए आए हैं। फिर रॉकी कहता है कि वो खुश है कि अब वो अकेला नहीं है, उसका भी एक क्रू था और वो सब मर गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रायलैंड के साथ हुआ। वो दोनों मिलकर सितारों को बचाने पर राजी हो जाते हैं और रायलैंड रॉकी को फिस्ट बम करना सिखाता है। मॉडल्स और ट्रांसलेटर की मदद से रायलैंड रॉकी के साथ उस डेटा पर बात करता है जो उसने अब तक जमा किया होता है। वो अपने सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ आवाज़ें भी चेक करता है जब तक उसे ऐसी आवाज़ नहीं मिल जाती जो रॉकी को पसंद आ जाए। जब रायलैंड सोने के लिए टनल से निकलता है तो रॉकी समझता है कि शायद वो मर गया है, तो रायलैंड उसे नींद का मतलब समझाता है।
रॉकी अब समझ जाता है और अपनी ज़बान में इसका तर्जुमा करता है और बताता है कि उनकी सोसाइटी में वो हिफाजत के लिए साथ सोते हैं। वो रायलैंड के साथ सोना चाहता है, मगर रायलैंड को ये थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन जब रॉकी कहता है कि उसने अपने क्रू को सोते देखा था और वो कभी नहीं जगे, तो रायलैंड का दिल पिघल जाता है और वो मान जाता है। रायलैंड बेड बनाने के लिए कुछ सामान लाता है और वो दोनों खिड़की के पास सो जाते हैं। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ईवा रायलैंड को उन 3 एस्ट्रोनॉट से मिलवाती है जो इस मिशन के लिए चुने गए थे। उन्होंने रायलैंड को बताया था कि वो शिप पर कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं जिससे मिशन ख़त्म होने के बाद वो खुद को ख़त्म कर सके, वरना उन्हें भूख से मरना पड़ता, जिसमें बहुत वक्त लगता। रायलैंड उन्हें दिखाता है कि उनका बनाया हुआ इंजन कैसे काम करता है और एस्ट्रोफेज ने सेकंड्स में 1 टन मेटल पिघला दिया होता है। मौजूदा वक्त में रायलैंड अपनी उलझी हुई यादों से निमट रहा होता है कि अचानक उसे एक शोर सुनाई देता है। वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि रॉकी अपनी शिप से उसकी शिप में आ गया है और उसने एक छोटा सा प्रेशराइज्ड बबल अपने पर्सनल सूट के तौर पर पहना होता है। वो शिप में इधर उधर घूमकर इंसानी टेक्नोलॉजी की तारीफ करता है और रायलैंड को गंदगी फैलाने पर झिड़कियां सुनाता है। रायलैंड रॉकी को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें अपनी अपनी शिप्स में रहकर अलग अलग काम करना चाहिए, मगर रॉकी उसकी एक नहीं सुनता और चाहता है कि उसे यहाँ अपना एक कमरा मिले ताकि वो मिलकर काम कर सकें। रायलैंड शिकायत करता है कि काम के वक्त रॉकी बहुत बॉसी बन जाता है और उसे खाते हुए देखना बहुत गंदा तजुर्बा होता है, क्योंकि रॉकी दीवारों के पार देख सकता है और उसकी सुनने की सलाहियत कमाल की होती है। इसीलिए रायलैंड की कोई प्राइवेसी नहीं रहती। शिप्स की टेक्नोलॉजी पर बात करते हुए रायलैंड को एहसास होता है कि इन एलियंस को रेडिएशन के बारे में नहीं पता। वो समझाता है कि रेडिएशन ने ही उसके क्रू को मारा था और रॉकी इसीलिए बच गया क्योंकि उसकी वर्कशॉप एस्ट्रोफेज के करीब थी, जिसने उसे बचा लिया। वो दोनों फैसला करते हैं कि उन्हें एस्ट्रोफेज के सैंपल्स चाहिए, तो रायलैंड शिप्स को अलग करता है और अपनी शिप करीब तरीन प्लैनेट की तरफ ले जाता है। सफ़र 11 दिन का होता है, तो रायलैंड अपना वक्त रॉकी को ज़मीन की रिकॉर्डिंग्स दिखाने में गुजारता है। रॉकी बताता है कि वो अपने साथी को बहुत याद कर रहा है, जिसके साथ वो 186 साल से था। एक और फ्लैशबैक में रायलैंड टीम के साथ शिप के बार में होता है, मगर वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता और बाहर निकल आता है। जब वो ईवा से मिलता है तो उसे कहता है कि ये देखना कितना अजीब है कि सब इतने खुश हैं जबकि वो अपनी मौत की तरफ उड़कर जा रहे हैं। ईवा समझाती है कि ये दोस्ती और भाईचारा ही उन्हें अपने काम के सख्त पहलू से निमटने की हिम्मत देता है। फिर वो दोनों वापस बार में जाते हैं और ईवा कैरियोके करने की हिम्मत भी दिखाती है। मौजूदा वक्त में शिप प्लैनेट तक पहुंच जाती है और रायलैंड उसके रंग देखकर दंग रह जाता है। वो स्पेस वॉक पर जाता है और एक मशीन के जरिए ऐसी लाइट ऑन करता है जो हज़ारों एस्ट्रोफेज को अपनी तरफ खींचती है, जिससे खूबसूरत चमक पैदा होती है। रॉकी और रायलैंड प्लैनेट का नाम एड्रियन रखते हैं। सैंपल्स को टेस्ट के लिए शिप पर वापस लाया जाता है। वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जितने एस्ट्रोफेज प्लैनेट पर आते हैं उतने ही वापस चले जाते हैं, जो कि अजीब बात थी क्योंकि वो वहाँ बच्चा पैदा करने गए थे। एक और टेस्ट से पता चलता है कि एस्ट्रोफेज के साथ कुछ बैक्टीरिया मिले हुए हैं, जिसका मतलब है कि एड्रियन पर जिंदगी मौजूद है। रॉकी को एहसास होता है कि एड्रियन पर कोई ऐसी चीज़ है जो एस्ट्रोफेज को शिकारी की तरह मार रही है। इन एस्ट्रोफेज को कंट्रोल में रखने की वजह से ही वो इतने ताकतवर नहीं हो पाते कि सूरज को मार सके। अगर वो उन शिकारियों को पकड़कर अपने प्लैनेट्स पर ले जाएं तो वो अपने घर बचा सकते हैं। ये बैक्टीरियल प्रेडेटर्स शायद उन बादलों में हैं जहां एस्ट्रोफेज बच्चे पैदा करते हैं, मगर शिप एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के लिए नहीं बनी थी। रॉकी कहता है कि वो इतनी लंबी चेन बना सकता है जिससे बादलों से बैक्टीरिया जमा किए जा सकें, और रायलैंड इसका मुकाबला मछली पकड़ने से करता है, क्योंकि उसे शिप उड़ाने का तजुर्बा नहीं है और वो सब कुछ तुक्के से कर रहा होता है। इसलिए वो थोड़ी देर प्रैक्टिस करता है ताकि शिप एटमॉस्फेयर के बहुत ज़्यादा करीब ना चली जाए। जब रायलैंड प्रैक्टिस कर रहा होता है, रॉकी ज़मीन के लिए वीडियोज़ रिकॉर्ड करता है, मगर वो समझता है कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है। रायलैंड समझाता है कि बाद में एक प्रोब के जरिए ये सब भेजा जाएगा, तो रॉकी हैरान होता है कि वो वापस जाकर खुद क्यों नहीं बता देता। जब रायलैंड बताता है कि वो यहाँ मर जाएगा, तो रॉकी ये मानने से इनकार कर देता है और उसे अपना कुछ फ्यूल देने की पेशकश करता है। इससे रॉकी का अपना सफ़र सुस्त हो जाएगा, मगर इस तरह वो दोनों जिंदा रह पाएंगे। रायलैंड रो पड़ता है और शुक्रगुजारी में रॉकी के बबल को गले लगा लेता है। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एस्ट्रोनॉट्स की रवानगी से 3 दिन पहले रायलैंड और ईवा बातें कर रहे होते हैं। अचानक लैब में धमाका होता है और पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है।
मौजूदा वक्त में रायलैंड एहतियात से शिप को एटमॉस्फेयर के जितना मुमकिन हो करीब ले जाता है और चेन नीचे फेंकता है, जिस पर एक प्रोब लगी होती है जो सैंपल्स जमा करना शुरू कर देती है। जब काम हो जाता है तो रायलैंड स्पेस वॉक पर जाता है उसे वापस लेने के लिए। ये एक सुस्त अमल होता है और शिप एटमॉस्फेयर की गर्मी से थोड़ी खराब होना शुरू हो जाती है। अचानक मेटल का एक टुकड़ा टूटकर रायलैंड को लगता है और वो बेहोश हो जाता है। खुशकिस्मती से उसकी आंख जल्दी खुल जाती है और वो देखता है कि प्रोब शिप के नीचे चेन से लटक रही है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा होता है और रॉकी कहता है कि उन्हें अब निकलना चाहिए। वो रायलैंड को वापस अंदर आने और नया सैंपल बाद में लेने का कहता है। रायलैंड हार मानने से इनकार कर देता है और कूदकर प्रोब को पकड़ लेता है, मगर एक और टूटा हुआ टुकड़ा उसे लगता है और वो रस्सी में फंस जाता है। वो चाकू से उसे काटने का फैसला करता है और हाथ से शिप को पकड़कर जल्दी से वापस अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद शिप प्लैनेट से दूर उड़ने लगती है, मगर उसका ढांचा अभी भी टूट रहा होता है और वो किसी भी वक्त फट सकती है। रायलैंड शिप को पूरी रफ्तार पर चलाता है और जब वो एड्रियन से काफ़ी दूर निकल जाते हैं तो आखिरकार सारे इंजन्स बंद कर दिए जाते हैं। बदकिस्मती से शिप रुकती नहीं और बेकाबू होकर गोल गोल घूमने लगती है। रायलैंड को एहसास होता है कि टैंक में सुराख है और 2 कंटेनर से फ्यूल निकल रहा है, इसलिए उन्हें इजेक्ट करना होगा। इतने झटकों की वजह से ये मुश्किल होता है, मगर रायलैंड बटन्स दबाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो 2 कंटेनर्स निकलते हैं, शिप दोबारा सही से उड़ने लगती है, अगरचे अचानक झटके से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। रायलैंड जगता है और ग्रेविटी वाला बटन दबाने की कोशिश करता है, मगर दोबारा बेहोश हो जाता है। रॉकी की भी आंख खुलती है और वो मुसलसल उससे बात करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन बदकिस्मती से ट्रांसलेटर काम नहीं कर रहा होता। रॉकी बिल्कुल मायूस हो जाता है और अपनी हिफाजती बबल से बाहर निकल आता है और खुद बटन्स दबाने लगता है। शिप की रफ्तार धीरे होने लगती है और अंदर की ग्रेविटी भी संभल जाती है। बबल से बाहर निकलने की वजह से रॉकी को बहुत तकलीफ हो रही होती है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता और रायलैंड को घसीटते हुए मेडिकल बे तक ले जाता है। जैसे ही शिप के रोबोट्स उसके दोस्त का इलाज शुरू करते हैं, रॉकी वहीं बेहोश हो जाता है। एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि लैब में धमाका एस्ट्रोफेज को हैंडल करने में एक गलती की वजह से हुआ था। इस हादसे में साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट और उसका बैकअप दोनों मारे गए थे और उनके पास नए बंदे को ट्रेन करने का वक्त नहीं था। इसीलिए ईवा ने रायलैंड को जाने का कहा। वो नहीं जाना चाहता था और दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई, जो तब और बिगड़ गई जब ईवा ने कहा कि रायलैंड का ना कोई खानदान है, ना दोस्त और ना ही कोई पालतू जानवर। उसने रायलैंड को सोचने के लिए 3 घंटे दिए। मौजूदा वक्त में रायलैंड की आंख खुलती है और वो फर्श पर पड़े उन निशानों का पीछा करता है जो रॉकी के खून जैसे लगते हैं। उसे तब सुकून मिलता है जब वो देखता है कि रॉकी वापस अपने बबल में जा चुका है और रिकवरी के लिए सो रहा है। वो उसके पास ही बैठ जाता है ताकि वो पुराने दिनों की तरह साथ सो सकें। बाद में रायलैंड को कंप्यूटर पर रॉकी का एक मैसेज मिलता है जिसमें उसने अपने घरों को बचाने की इल्तिजा की होती है। वो टेस्ट्स पर काम शुरू करता है और कंफर्म करता है कि उसने वो बैक्टीरिया हासिल कर लिया है जो एस्ट्रोफेज को खाता है। वो इसका नाम टाउमोबा रखता है और उसे जेनेनाइट के कंटेनर्स में पालना शुरू कर देता है और उसमें ऐसी तब्दीली लाता है कि वो वीनस के माहौल में जिंदा रह सके। दिन गुजरते जाते हैं और रायलैंड परेशान होता है क्योंकि रॉकी नहीं जग रहा। वो उससे बातें करता रहता है और उसके बबल पर हौसला बढ़ाने वाली ड्राइंग्स भी लगाता है। कुछ देर बाद रायलैंड नींद में होता है कि अचानक एक शोर से उसकी आँख खुलती है। वो रॉकी को बिल्कुल सेहतमंद देखकर निहायत खुश होता है और फौरन उसे गले लगा लेता है। फिर वो टाउमीबा फार्म को देखते हैं जहाँ काफ़ी मिकदार में बैक्टीरिया बन चुका होता है। इसका मतलब है कि वो आखिरकार घर जा सकते हैं और वो फायरवर्क्स आतिशबाजी की क्लिप्स देखकर जश्न मनाते हैं। रॉकी इस खास मौके पर अपने हाथों पैरों पर साइनाइट पहनता है जो वहाँ का मखसूस लिबास होता है। रायलैंड कागज़ की टोपियाँ बनाता है और रॉकी को एक लैपटॉप देता है जो इंसानी मालूमात से भरा होता है। वो उसे यादगार के तौर पर एक स्ट्रेस बॉल भी देता है। रॉकी को बुरा लगता है क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, तो रायलैंड तोहफे के तौर पर उसकी शिप देखने की ख्वाहिश करता है। जब दोनों शिप्स दोबारा जोड़ दी जाती हैं तो रायलैंड जेनेनाइट का सूट पहनकर जाता है और रॉकी उसे अपने घर का टूर करवाता है। जब वो वहाँ की कमाल टेक्नोलॉजी देख रहा होता है तो उसे एक और याद आती है। उन 3 घंटों के बाद रायलैंड ने ईवा को साफ मना कर दिया था कि वो मिशन पर नहीं जाएगा। ईवा ने उसे समझाया कि बड़ा मकसद कितना ज़रूरी होता है और फिर अपने मर्दों को बुला लिया। रायलैंड फौरन वहां से भागा, मगर गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया।
पता चलता है कि उसे ज़बरदस्ती शिप पर डाला गया था। मौजूदा वक्त में रॉकी रायलैंड की शिप की टूट-फूट ठीक करने में मदद करता है और अब वाकई घर जाने का वक्त आ गया होता है। वो टनल में बहुत जज्बाती होकर एक दूसरे को खुदा हाफिज कहते हैं और जुदा होने से पहले अजीबो-गरीब मूव्स करते हैं। शिप्स अलग-अलग दिशाओं में उड़ने लगती हैं और रायलैंड को दोबारा अकेले रहने की आदत डालनी पड़ती है। लेकिन कुछ ही देर बाद मैरी वॉर्न करती है कि शिप पर कोई कंटामिनेशन मिली है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए इंजन्स बंद कर देता है। जब वो टाओमेबा चेक करता है तो पता चलता है कि उसने ज़ेनोनाइट के कंटेनर को तोड़ दिया है। वो फौरन कंटेनर्स बदलता है और सारे बैक्टीरिया को एक सील्ड बॉक्स में डाल देता है। मगर अब वो रॉकी के लिए परेशान हो जाता है, क्योंकि रॉकी की पूरी शिप ज़ेनोनाइट से बनी होती है। अगर टाओमेबा निकल गया तो वो सारा फ्यूल खा जाएगा और रॉकी स्पेस में फंस जाएगा। मायूस रायलैंड हिसाब लगाता है कि रॉकी को बचाने और फिर घर जाने में कितना वक्त लगेगा, मगर बदकिस्मती से वो दोनों काम नहीं कर सकता था। अपने बेहतरीन दोस्त को मरने के लिए छोड़ने से इनकार करते हुए रायलैंड अपनी सारी रिसर्च और बैक्टीरिया फार्म जमा करता है और उन्हें प्रोब्स के जरिए ज़मीन की तरफ भेज देता है, जैसे असल प्लान था। इसके बाद वो शिप का रास्ता मोड़ देता है। कुछ दिन बाद रायलैंड को रॉकी की शिप मिल जाती है और वो स्पेस वॉक करके उसके पास जाता है। वो परेशानी में खिड़की बजाता है जब तक कि रॉकी उसे अंदर नहीं ले लेता। बहुत साल बाद वो प्रोब ज़मीन पर उतरते हैं और ईवा रिकॉर्डिंग्स में रॉकी को देखती है। प्लैनेट फ्रीज होना शुरू हो चुका होता है, मगर अब उनके पास उसे बचाने का रास्ता होता है। दूसरी तरफ रॉकी का प्लैनेट बचाया जा चुका होता है और रायलैंड का वहाँ अपना एक घर होता है। उसने एलियन ज़बान सीख ली होती है और वो बिना ट्रांसलेटर के रॉकी से बात कर सकता है। एक दिन रॉकी उसे बताती है कि साइंटिस्ट्स ने एक स्पेसशिप बना ली है ताकि वो आखिरकार ज़मीन पर वापस जा सके, मगर वो वहीं रुकने का फैसला करता है और उन नन्हे एलियन बच्चों का टीचर बनकर काम करता रहता है।